नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात बारिश और बर्बादी की। तो उत्तराखंड में आगे भी बारिश थमने वाली नहीं है और अगले 3 दिन भी तेज बारिश होगी। मौसम विभाग के राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 28 जुलाई, 29 जुलाई और 30 जुलाई को अधिकांश जगहों पर बारिश होगी और पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश का भी अनुमान है। आगे जो 3 दिन है 28, 29, 30 है, तो इसमें भी इसी तरह की एक्टिविटी वो चलने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश पूरे प्रदेश में मिलेगी। उसके साथ साथ भारी या बहुत भारी बारिश है, उसकी भी जो अच्छी संभावना है कि कहीं कहीं पर वो भी मिलेगी। उसमें जनपद वाइज अगर बात करें तो उसमें विशेषकर मैं कहूँगा उत्तरकाशी है, टिहरी है, या फिर तो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। बताया जा रहा है कि 28, 29 और 30 जुलाई को अधिकांश जगहों पर बारिश होगी। पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। तो भारी बारिश का अलर्ट यानी उत्तराखंड में अभी भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश से उत्तराखंड में स्थिति और हालात बदतर हो गए हैं। उत्तराखंड के आगे भी बारिश थमने वाली नहीं है और अगले 3 दिन भी तेज बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई को अधिकांश जगहों पर बारिश होगी और पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। नदियां उफनाई हुई है, गधेड़े भरे हुए हैं, सड़कें और कह सकते हैं कि जो लोगों के आवागमन के साधन है बिल्कुल ठप पड़ गए हैं। कई जगह लैंडस्लाइड की भी खबरें देखने को मिल रही हैं। बातचीत करने के लिए हरिद्वार से पुलकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, अभी भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं और अब 3 दिन का और अलर्ट, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जताया गया है, 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट ये जारी किया गया है। इसका पूरा असर हरिद्वार में देखने के लिए मिल रहा है। हरिद्वार में कल पूरा दिन जो है अच्छी खासी यहाँ पर बारिश देखने के लिए मिली है। रात तक यहाँ पर बारिश हुई है। हालांकि फिलहाल बारिश रुकी हुई है। बारिश प्रदेश भर में जो लगातार हो रही है उसका असर ये देखने के लिए मिल रहा है कि हरिद्वार का जो गंगा जल है उसका स्तर काफी बढ़ा हुआ है। यहाँ के भीमगोड़ा बैराज पर यूपी सिंचाई विभाग के कर्मचारी लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। यदि गंगा के जलस्तर की बात करें तो 293 वो देर रात रिकॉर्ड किया गया, जो कि चेतावनी का स्तर बताया जाता है। इससे ज्यादा अगर गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो जितने भी जिले के जितने भी गंगा के तट से लगे हुए जो गांव हैं, जो भी बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, करीब हर साल दर्जन भर बाढ़ चौकियां यहाँ पर बनाई जाती हैं। उन सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया जाता है कि किसी भी तरह की यदि गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो लोगों को वो आगाह करें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जो है तुरंत व्यवस्था की जाए। तो गंगा का जलस्तर यहाँ पर बढ़ा हुआ है। मैं इस वक्त चंडी घाट पर मौजूद हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो गंगा का जो जलस्तर है, जो धारा गंगा की छोटी बहा करती थी वो इस समय जहाँ तक भी नजर जाती है, पूरी गंगा की धारा इस वक्त यहाँ पर बह रही है। नमामि गंगे घाट पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी गंगा के घाट तक जो है काफी ऊपर तक यहाँ पर पानी आया हुआ है इस वक्त, जो कि गंगा घाट से काफी दूर रहा करता था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों पर जो लगातार बारिश हो रही है उससे गंगा का जलस्तर, मैदानों में उससे गंगा का जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है। और अधिकारियों का, सिंचाई विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि जिस तरह से बारिश लगातार जारी है, अगर इस तरह से जारी रही तो गंगा का जलस्तर दिन भर में और ज्यादा बढ़ सकता है और ये अलर्ट के निशान पर पहुंच सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित जानकारी देने के लिए। तो बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। 3 दिन की और बारिश का अलर्ट है और ऐसे में जो पूरे पहाड़ की स्थिति है काफी बदतर हो गई है। देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक है आज। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष लेंगे मीटिंग। पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की मीटिंग होगी। 5 चुनावी कमेटियों की भी मीटिंग होगी। अध्यक्ष महामंत्रियों के साथ की मीटिंग होने वाली है। 2022 के चुनाव को लेकर फोकस रहेगा इस बैठक में। तो काफी महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जा रही है। बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष इस मीटिंग को लेने वाले हैं। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की मीटिंग होगी। 5 चुनावी कमेटियों की भी ये मीटिंग होने वाली है। अध्यक्ष महामंत्री के साथ मीटिंग और 2022 के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण। तो आज बीएल संतोष मीटिंग लेने वाले हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुनाव और उससे जुड़ी हुई पार्टियों की बातों को रखने के लिए, इसलिए राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मीटिंग लेंगे सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की और उनको एक तरह से कहा जा सकता है कि बातें बताएंगे कि किस तरह से 2022 के चुनाव के लिए तैयारी करनी है। वहीं 5 चुनावी कमेटियां भी इस मीटिंग में शामिल होने वाली है।
बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज जो मीटिंग होने वाली है, बीएल संतोष इस मीटिंग को लेंगे, कितना महत्वपूर्ण ये, क्योंकि सोशल मीडिया को खास तौर से जोड़ा गया है इस मीटिंग में? बिल्कुल नीलू, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की मीटिंग लेंगे बीएल संतोष और बाकी जो इलेक्शन कमेटीज बनाई गई हैं बीजेपी की प्रदेश में, जिन पर चुनाव की जिम्मेदारी होगी। और बीएल संतोष क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, तो जो राष्ट्रीय संगठन है वो क्या चाहता है, किस तरीके से प्लानिंग हो उत्तराखंड में। और बीजेपी इस वक्त यहां पर सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं विधायकों के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती ही होती है। तो उस एंटी इनकम्बेंसी से किस तरीके से निपटा जाए। बूथ लेवल को बीजेपी अपना सबसे मजबूत किला मानती है बूथ को, तो बूथ पर किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए। पन्ना प्रमुख यानी कि एक पन्ने में जितने लोगों के नाम होते हैं, तकरीबन 30 लोगों के, उन तक मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। तो बीजेपी ओवरऑल इस पूरे चुनाव को एक मैनेजमेंट के साथ जीतना चाहती है, क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक कांग्रेस हो या बीजेपी, जब जो पार्टी सत्ता में रही है उसकी दोबारा वापसी यहां पर नहीं हुई है। ऐसे में बीजेपी के ऊपर इस बात का दबाव है कि 57 विधायक होने के साथ हम दोबारा से वापसी करें, और यह दबाव कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्रीय संगठन पर भी है और प्रदेश संगठन पर भी दबाव इस बात को लेकर भी ज्यादा है, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री यहां पर बीजेपी ने बदले। ऐसे में किस तरीके से जनता को अपनी बातें समझाया जाए। तो जो चुनाव को लेकर जो कमेटियां बनाई गई है, उन कमेटियों की क्या जिम्मेदारी रहेगी, उनका वर्क स्टाइल क्या रहेगा, उन्हें किस तरीके से पब्लिक के बीच पहुंचना है, इस सब को लेकर बीएल संतोष आज यहां पर मैसेज देंगे। और बीजेपी में मीटिंग का सिलसिला अब आने वाले दिनों में और तेज होगा। और साथ ही साथ जो कैंपेन चल रहे हैं, अब चाहे पार्टीज की रैलियां हो, चाहे मीटिंग्स हो, इसको लेकर भी बीएल संतोष आज काफी कुछ यहां पर प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रदेश महामंत्री हैं उनको यहां पर मैसेज देंगे। नीलू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, जानकारी देने के लिए। और बद्रीनाथ धाम को लेकर विवादित बयानबाजी करने वाले मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। तीर्थ पुरोहितों ने मौलाना के बयान पर कड़ा एतराज जताया और कर्णप्रयाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई। तीर्थ पुरोहितों ने आरोपी मौलाना को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मेरे द्वारा आज कर्णप्रयाग थाना में एक एफआईआर पंजीकृत कराई गई है और हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाले और बद्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करने वाले इस मौलाना के विरुद्ध तत्काल से दंडात्मक कार्रवाई हो, तत्काल इसको गिरफ्तार किया जाए। और चारधाम यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। यात्रा को 18 अगस्त तक के लिए रोक दिया गया है। सरकार ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की जानकारी कोर्ट में दी। वहीं जस्टिस की बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकारी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की कमी पर सवाल उठाए और इस पर रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस की स्थिति के साथ ही पूरे प्रदेश की मेडिकल सुविधाओं पर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। वहीं हाईकोर्ट ने पर्यटक स्थलों पर भीड़ को लेकर भी फटकार लगाई और कहा कि नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। है वो ऑलरेडी राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तो उस पर जब तक कोई निर्णय नहीं होता है तो राज्य सरकार द्वारा कहा गया है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर स्टे कंटिन्यू किया जाता है तो चारधाम यात्रा पर लगी हुई रोक के आदेश को भी कोर्ट ने आगे 18 तारीख तक कंटिन्यू कर दिया है। राज्य वन विभाग लाखों पौधों का रोपण कर रहा है, लेकिन नैनीताल में इस मिशन के तहत रोजगार और शहर से बंदरों को दूर करने के प्लान पर भी काम किया जा रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। वन महोत्सव के जरिए लोगों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। नैनीताल के गांव के आसपास करीब 1 लाख फलदार पौधों का रोपण किया जा रहा है। वहीं आंवला, अमरूद, जामुन के भी 50,000 से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। तो उसमें यही टारगेट हम लोगों ने रखा है कि फलदार वृक्ष हम लोग लगाएंगे। इसमें लगभग 1 लाख के करीब फलदार वृक्ष वन विभाग हमारे लगा रहा है और ग्रामीण विकास की तरफ से, बेसर संघ की तरफ से हम लोग फिर फलदार वृक्ष लगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये ताकुला वाला एरिया है और आपका जौलीकोट जो नया पंचायत है उसमें केवल हम जो है लगभग 50,000 के करीब आंवले के पेड़ लगा रहे हैं ताकि लोगों को इसको रोजगार भी मिले। वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभियान के तहत कंद मूल का भी रोपण किया जाए, जिससे वन्य प्राणी शहरों की तरफ ना आ सके। तो वहाँ भी हम जंगल में कुछ इस तरह के कंदमूल तरह रोपे जाएं, जिससे कि खोद करके वो अपना आहार पूरा कर ले। अगर उनकी आहार की पूरी भरपाई वहीं जंगल के अंदर से हो जाएगी तो वो कभी भी हमारे घरों की ओर, हमारे शहर की ओर या हमारे खेतों की ओर नहीं आएंगे।
अगर ये अभियान सफल रहा तो ग्रामीणों को रोजगार के साथ जंगलों में वन्य जीवों को भोजन भी मिल सकेगा, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष में भी कमी आएगी। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और राज्य निर्माण के बाद से अब तक फिल्म नीति नहीं बनने से फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों में सरकारी और राजनीतिक दलों के प्रति खासा गुस्सा है। उनका कहना है कि सरकारों की उपेक्षा और उदासीनता के कारण उत्तराखंड में फिल्म इंडस्ट्री आज तक नहीं बन पाई, जबकि इसका सर्वाधिक फायदा प्रदेश को ही मिलता। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में यदि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में इसे शामिल नहीं करते तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। इस साल से अभी जो फिल्म उद्योग हो गया, फिल्म मेकर्स हो गए, कलाकार हो गए, संस्कृति कर्मी हो गए, ये तो ठगा महसूस कर रहे हैं। अभी तक किसी भी सरकार, जो भी सरकार आई, किसी ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि फिल्म पॉलिसी बोर्ड, एक बोर्ड आयोग कुछ भी हो आपके पास एक बनना चाहिए। सरकार चाहे तो इनको, जैसे उद्योग है ये, आप उनको लोन दीजिए, वो आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, वो अपना हुनर दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले आप उनको कुछ तो दें। लोग, उनके पास आर्थिक ही नहीं है। और कोरोना की लड़ाई में उत्तराखंड मोदी मंत्र के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है और 30 दिसंबर 2021 तक उत्तराखंड में 100% वैक्सीनेशन करवा दिया जाएगा। ये कहना है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का। ऋषिकेश में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे धन सिंह रावत ने बताया कि जल्द हम राज्य को 100% वैक्सीनेटेड कर दिया जाएगा। देश में बागेश्वर और रुद्रप्रयाग पहले ऐसे जिले होने जा रहे हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके होंगे। देखिए, सरकार ने ये तय कर दिया है कि 30 दिसंबर 2021 तक उत्तराखंड में 100% वैक्सीनेशन किया जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस माह लगभग 15 लाख वैक्सीन लगाने का जो हमारा टारगेट था वो लगभग पूरा होता जा रहा है। और हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले महाराज के जन्म उत्सव के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में ऋषिकेश के भरत मंदिर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में कोरोना पीरियड में लगातार हो रही ब्लड की कमी को देखते हुए ऐसे कैंप का आयोजन किया गया, जिसके बाद से उत्तराखंड में ब्लड की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड में तमाम सामाजिक संगठनों या भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे प्रदेश में रक्तदान के शिविर लगाए। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भी पूरा गढ़वाल भ्रमण किया, कुमाऊं भ्रमण किया, कहीं पर भी रक्त की कोई। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी रोड की पहुंची और इस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ है। नेहा जोशी ने यहां पर युवाओं में जोश भरा और चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि 2022 में बीजेपी की सरकार में वापसी होगी और उन्होंने खुद को इतना बड़ा पद देने पर धन्यवाद जताया। मुझे भी पार्टी ने ये पद देकर बता दिया है कि उत्तराखंड में जो ऊर्जा है उस पर पार्टी को पूरा विश्वास है और इसी बल पर हम 2022 की लड़ाई जीतेंगे। और 2 अगस्त 2018 को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कर्नाटक से लाई गई हथिनी कंचंबा में एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम सावन रखा गया। बीते साल कॉर्बेट प्रशासन ने सावन के बारे में जानकारी देने के लिए इसके सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की घोषणा की थी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने सावन के नाम से फेसबुक में पेज शुरू किया है, जिससे कि लोगों को इसकी विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी होती रहे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक हाथी का बच्चा जो है 2018 में पैदा हुआ था। कंचंबा एक हथिनी जो कर्नाटक से लाई गई थी उससे, और बच्चों में वो खास करके काफ़ी फेमस है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए लास्ट ईयर हमने डिसाइड किया था उसका एक फेसबुक पेज बनाने का, तो उसकी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। और सोमवार से राज्य में 6ठी क्लास से ऊपर के स्कूल खुलने जा रहे हैं। अब ज्यादातर प्राइवेट स्कूल सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं होने से पेरेंट्स इस मुश्किल में हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें या फिर नहीं। आखिरकार 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद 6ठी से 12वीं तक के स्कूल सोमवार से खोल दिए जाएंगे। अब सरकार के इस फैसले से स्कूल एसोसिएशन खासे खुश हैं और दलील ये है कि तीसरी लहर के डर से बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते, जबकि कुछ पेरेंट्स भी सरकार के फैसले के साथ खड़े दिख रहे हैं। थर्ड वेव अगर आएगी तो स्कूल बंद होने में कितनी देर लगती है? एक ही दिन लगता है ना, अनाउंसमेंट करने का, अगले दिन स्कूल बंद हो जाएंगे। तो अब इस डर से, भय से स्कूलों को क्या नाम जो है इनडेफिनेटली बंद रखना वो उचित नहीं है। ये है कि 6+ अभी बच्चों को
खोलना ज़रूरी भी है, क्योंकि ऑनलाइन वो चीज़ें बच्चे नहीं कोप अप कर पा रहे हैं जो मतलब उनको चाहिए। जो क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट होता है, टीचर सामने है, उसका एक एनवायरनमेंट है, बच्चा जो है उस चीज़ को समझता है कि मैंने कैसे जैसे पहले चल रहा था। वहीं पेरेंट्स एसोसिएशन इसे जल्दबाजी का फैसला बता रहे हैं, तो सरकार ने साफ कर दिया है कि जबरदस्ती किसी के साथ नहीं। जो बच्चा स्कूल नहीं आएगा उसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। ऐसे में स्कूल खोलना मुझे हमें नहीं लगता कि ये सही फैसला रहेगा, और अगर ये फैसला सरकार को लेना ही था तो बच्चों की वैक्सीनेशन का पहले जो था वो कर लिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। मैं अभिभावक बंधुओं से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। हम गाइडलाइन का कोविड-19 के बचाव की जो गाइडलाइन है 100% हम उसका पालन करेंगे। अब सरकार ने तो मान लिया है कि कोविड की तीसरी लहर आए तो आए, बच्चों के भविष्य से और खिलवाड़ नहीं कर सकते। हाँ, पेरेंट्स जरूर कंफ्यूज्ड हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।